अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है? देखिए, एक होती है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, एक होती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? यही न्यूटन के लॉज, यही पुरानी बातें जैसे लॉज फॉलो कर रहे थे हमारे पास, मोशन की इक्वेशंस, प्रोजेक्टाइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो भी पुराने लॉज थे न्यूटन वाले, ये जो न्यूटन वाले सारे के सारे जो लॉज थे, हम उनको स्टडी कर रहे थे, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे। क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है एक बड़े से एरिया के अंदर। मतलब आपके पास जो बॉडीज़ हैं, आपके पास अर्थ है, अर्थ कितना बड़ा एक जो है मैस है, यानी बड़ी बॉडीज़ के ऊपर जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, आपके पास सोलर सिस्टम है, बड़े बड़े प्लेनेट है, उसका जो मैस है कुछ सिग्निफिकेंट मैस है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट मैस है। आपकी बॉल हो गई, आपका एप्पल हो गया, रॉकेट्स हो गए, इनके ऊपर वर्क कर रही हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो लॉज हैं वो ओबे हो रहे हैं, चल रहे हैं, सीधी सीधी कहानी है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स 19th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर, हमारे पास 1920s 1916 के बाद इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। ये बला क्या थी भाई? ये कुछ स्पेशल टाइप की बला थी जिसके अंदर हमने देखा ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, ये नॉर्मली लॉज को ओबे नहीं कर रहे, ये लॉज को ओबे नहीं कर रहे, सिंपली इनके कुछ स्पेशल लॉज हैं, ये थोड़े स्पेशली बिहेव कर रहे हैं, अनयूजुअल बिहेवियर उनका, अलग तरीक़ेकार से इनकी दुनिया है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल है ना, बहुत स्मॉल मैसेस, ये जो बहुत स्मॉलेस्ट मैसेज हैं, इनकी एक अलग दुनिया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग वर्ल्ड है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्ल्ड एंड दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड, जिनके अंदर अलग लॉज हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हमें लगता था क्लासिकल मैकेनिक्स एक ही दुनिया है, इसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत अलग और बहुत वसी दुनिया है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, एंड जो हमारे मिसकॉन्सेप्शंस थे वो सारे दूर हो गए। तो ये शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। दिस इज द करेंट मॉडल यूज्ड बाय मॉडर्न साइंस टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इट इनकॉर्पोरेट्स
The principle of quantum mechanics or treats electrons as wave particle entities instead of exact orbitals regions around. Okay, let me make sure. भाई क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या किया, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स आई इसने एक बात की, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव होती है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ होती है वेव एसोसिएटेड। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक वेव होती है एसोसिएटेड, तो इसको कहते हैं मैटर वेव। हर मैटर के साथ एक वेव होती है जिसको कहते हैं मैटर वेव। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। ये इलेक्ट्रॉन को गाइड करती है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गाइड करती है कि जाना कहाँ है। इट गाइड्स इलेक्ट्रॉन दैट वेयर टू लैंड, कहाँ पे जाना है, किस तरफ टर्न मारना है, किधर जाना है, किधर अपना जलवा दिखाना है। तो इसको कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक पार्टिकल है में से, ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। ये कहा, अब हम जिसको ऑर्बिट्स के अंदर, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन कह रहे थे भाई एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, इलेक्ट्रॉन इस जगह पर है, लेकिन ये ऐसा होता ही नहीं। हकीकत में इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है हमें, कि गोल गोल नहीं घूम रहा, हमें इसका पाथ कुछ ऐसा मिल रहा होता है। दिस इज अ वेव, ये एक वेव बनी हुई है सिंपल सी, ये इलेक्ट्रॉन को गाइड कर रही है। ये कोई बाहर शेल नहीं लगा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन किसी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर घूम रहा होता है, XYZ प्लेन के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन कहीं गोल गोल चक्रे के अंदर नहीं होता, अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा होता है जैसे वेव कर रही होती है। तो इसने सारा जो पुरानी चीज़ों का नॉलेज था बेड़ा गर्क कर दिया, एंड न्यू चीज़ों की हमें जो है इन्वेस्टिगेशन की अंदर उकसा दिया कि इस चीज़ों को ऐसे अंडरस्टैंड करना है। तो ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कि जो पे इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव भी डील किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं मालूम कर सकते इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये एक पाथ है इधर, अगर फॉर एग्जांपल, तो आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आपको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन एट दिस टाइम। लेकिन 90 हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है भाई 95% ये इस वाले शेल के अंदर मिलेगा, यहाँ पे जहाँ पे हमें रदरफोर्ड बता रहे थे या बोर बता रहा था भाई इस शेल के अंदर मिलेगा, लेकिन 5% चांसेस है वो वहाँ पर ना मिले। तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूँ करतार, मैं रहता हूँ टंडोलियार के अंदर, अगर आप कहो मैं जाता हूँ कॉलेज के अंदर, मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, दैन मैं शाम को घर आता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं 20 घंटे रहता हूँ घर और 4 घंटे जाता हूँ बाहर। फॉर एग्जांपल, कोई पूछे भाई करतार कहाँ होगा, आप कहोगे यार वो होता वो घर है, बाहर तो निकलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा 4 घंटे निकलता है, 90% चांसेस है करतार घर पे होगा। नहीं हुआ तो 10% चांसेस होंगे या तो वो गया होगा कॉलेज, ठीक है, या वो यूनिवर्सिटी गया होगा। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो ये जिम ही जा सकता है वांदा, और कहीं नहीं जा सकता। ये प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल है, 90% ऑफ द टाइम्स आई विल बी एट होम। तो ये प्रोबेबिलिटी प्रोफाइल है कि ये बंदा यहाँ पे हो सकता है। मुझे पता है बोअर भाई साहब ने बोला ये यहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन ये भी चांसेस है, ये किसी को नहीं पता। जब वो करतार से मिला, उसके बारे में जाना, उसको पता चला यार ये लड़का तो कॉलेज भी जाता है, ये लड़का तो यूनी भी जाता है, ये तो जिम भी जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी आ गई कि ये यहाँ पर भी हो सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये एक ऐसी बात थी जिसने दुनिया को हैरत के अंदर डाल दिया। इसने बात ऐसी कही, दुनिया के जो बड़े बड़े साइंसदान थे, बड़े बड़े केमिस्ट थे, उनका मुंह देखने लायक हो गया था। मतलब टेंशन के अंदर भरपूर, और शौक आ गया था लोगों को। बात ही कुछ ऐसी थी भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी तो शायद आपको नहीं समझ आए इतने कोर से। जब आप क्लास 11 के अंदर आएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, आपके पास बोहर के मॉडल की डेरिवेशंस होंगी, कॉन्सेप्ट होगा, आपको फिर एक लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा, यार क्या बंदे ने बात की। और कसम से अगर ये
एक्सपेरिमेंट ना होता, अगर ये बात हमें पता नहीं चलती, ये झूठ होता। इसकी जो बात थी अगर रॉन्ग होती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 के अंदर फॉर्मुलेट हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता है, ये कितनी अलग, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है तो आपको उसका मोमेंटम पता नहीं होगा। जितनी एक्यूरेसी से, अगर आपको जितना एक्यूरेटली पोजीशन पता है भाई वो किस जगह पर अभी, तो आपको मोमेंटम नहीं पता होगा। अगर आपको मोमेंटम एक्यूरेसी से पता है तो पोजीशन नहीं होगा। आप दोनों को एक टाइम पे एक्यूरेटली नहीं पता कर सकते। मुझे पता है आपको ये बात समझ नहीं आ रही, मैं कौन सी बेवकूफ़ानी बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ये ज़मीन है, यहाँ पे एक रॉकेट है, दिस इज एन रॉकेट। अगर आपको पता है क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी, आपको इसकी प्रोफाइल पता है, आपने लॉन्च किया, आपको पता है ये जाके इस जगह पे लैंड करेगा। अगर आपको इसका मोमेंटम पता है, इसका कितना मोमेंटम है, और आपको पता चल सकता है ये एक्यूरेटली इस जगह पर है। अगर आपको पता है ये इस पॉइंट पर है तो आपको उसका मोमेंटम भी पता होगा। क्यों? टाइम टी के बाद ये यहाँ पर है और इसका मोमेंटम ये होगा। आपको दोनों एक्यूरेटली 100% चीज़ें पता चल सकती हैं विद लेस एरर, 0.0001% एरर। आपको कोई गाड़ी जा रही है, आपको गाड़ी का पता है, गाड़ी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, तो जब आपको एक चीज़ पता है, पोजीशन मालूम, आपको पता चल जाए एक टी टाइम इज इक्वल टू टी पर इसकी ये पोजीशन है, आपको उसका मोमेंटम भी पता चल सकता है एज यू नो पोजीशन विद एक्यूरेटली। बट इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर बात थोड़ी अलग है। अगर आपको पता चल जाए, कार वाले केस के अंदर भाई आपको एक चीज़ पता है कि अगर कार यहाँ पर पहुँच गई है इस मोमेंटम के साथ, अब इस वाले पॉइंट पे कब जाके पहुँचेगी, किस टाइम पे पहुँचेगी, आपको पता होगा अगर गाड़ी का मोमेंटम पता है और पोजीशन भी पता है, आपको आगे का पता चल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर ये एक ऑर्बिट है, दिस इज हियर, आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आपको पोजीशन एक्यूरेटली पता है। क्या? आपको एक्यूरेटली इस चीज़ की पोजीशन पता है। पोजीशन को शो करते हैं एक्स से। आप ये पता नहीं कर सकते आगे ये कहाँ पर जाएगा, आगे ये ऐसे पाथ बना के जाएगा या आगे ये ऐसे पाथ बना के जाएगा, फिर ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, यू डोंट नो। अगर आपको ये पता है, क्या आपको अगर x पता है तो आपको मोमेंटम उतनी एक्यूरेसी से नहीं पता, आप खाली तुक्का मार सकते हो, यार शायद ये यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाए, 50% चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू केस कंसिडर करें, अगर आपके पास ये ऑर्बिट है, अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन का अगर आपको पता है पाथ ये, आपको इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पता है किस तेज़ी से जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे पाथ है इसका इलेक्ट्रॉन का। अब आपको मोमेंटम पता है इसका कि इलेक्ट्रॉन का mv क्या है, मोमेंटम। लेकिन आप इस पूरे इलाके के अंदर ये नहीं बता सकते अभी इस टाइम पे स्टेट t पर ये इलेक्ट्रॉन टाइम इज इक्वल टू t पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो आपके पास x की एक्यूरेसी कम हो गई। अगर आपको मोमेंटम पता है तो उसकी आपको पोजीशन नहीं पता, पोजीशन पता है तो मोमेंटम नहीं पता आपको उतनी एक्यूरेसी के साथ। तो यही कहती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आप एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम विद एक्यूरेसी दोनों एट ए टाइम दोनों एक साथ मालूम नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक पैरामीटर की एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर दी तो दूसरा जो पैरामीटर है उसकी एक्यूरेसी कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने दूसरे पैरामीटर की एक्यूरेसी बढ़ाना शुरू कर दी तो पहले की ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कम होने जाएगी। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा आपके पास कुछ कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, वो कुछ h/π ऐसे कुछ आता है, तो आपको कुछ इसका प्रोडक्ट मिलेगा, वो अनसर्टेनिटी होगी इसको जो पोजीशन और इसके जो मोमेंटम मालूम करने के अंदर। एक चीज़ पता है दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ पता है पहली चीज़ कम हो जाएगी। यही कहता था। मतलब आपको एक इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है।
इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है। आप एक पैरामीटर देखें, दोनों चीज़ें आपको पता होती हैं। एक चीज़ आप 100% कैसे मालूम कर दें, हो ही नहीं पाएगा भाई। दूसरी चीज़ आपको ज़ीरो हो जाएगी, दूसरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, मतलब आपको किसी बात का इल्म ही नहीं है। आप ये कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी कि भाई प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन एट दिस इंस्टेंट मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पर पाया जाएगा, ये आप कर सकते हैं कैलकुलेशन करके। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन, साइमल्टेनियस यानी एक साथ आप एग्जैक्ट लोकेशन एंड फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री यानी भाई आगे कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर है तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है ऐसे कुछ, ये इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, आपको क्या पता, यू डोंट नो, या ऐसे चला जाएगा ऐसे चला जाएगा, आप फ्यूचर पता नहीं कर सकते। एज द रिजल्ट प्लॉटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस बिकम्स एन इररेजिस्टेबल चैलेंज। भाई ये एक चैलेंज हो जाता है, भाई आप कैसे मालूम करो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आपको पता ही नहीं चल सकता अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक अपनी मर्जी का मालिक वाला पार्टिकल है, आपको उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते ना। Imagine that you have a single hydrogen atom and you decide to observe the position of that a single electron at a given moment. आप एक ये क्या कहते हैं, आप एक हाइड्रोजन एटम ले लो, क्यों, क्योंकि सिंपल एटम है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आपने कोशिश की भाई इस इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करने की, भाई ये कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन एट टाइम टी पर, ठीक है, एक मोमेंट पर। शॉर्टली आफ्टर यू रिपीटेड दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रॉन मूव टू अनदर पोजिशन। This means from the original location to the next one is completely dimensionally mapped, representing the likely location where the electron is expected to exist. You cannot know for sure where an electron is and where it goes next. ठीक है, ये कह रहा है कि भाई आप इसकी लोकेशन मालूम करने की कोशिश करो। आपने यहाँ पे कैमरा लगा के भेजा कि भाई ये कहाँ पर है, लेकिन जब भी आपने भेजा उसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई, वो इधर हो गई, और वो जो वापस आपके पास पोजीशन आई बंदे ने भेजा वो आपको बता रहा है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही आपको पता चला वो इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे चला गया। भाई आप जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो खुद इसकी पोजीशन चेंज कर देता है, तो ये मालूम करना पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स दैट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन टू द नेक्स्ट वन इज कंप्लीटली अननोन टू यू। Continuous repetition of this process allows the gradual construction of three-dimensional map representing the likely location where the electron is expected to exist. अगर हम बार बार लोकेशन मालूम करने की कोशिश करें, ये एक सिस्टम है, तो आपने एक दफ़ा भेजा, एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, दूसरी दफ़ा भेजा यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, तो आपने 1 मिलियन टाइम्स आपने इलेक्ट्रॉन को मैप करना कोशिश किया, तो आपको ऐसे डॉट्स मिलते गए। कभी आपको यहाँ पर भी डॉट मिला, कभी आपको यहाँ पर भी मिला डॉट, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, लेकिन जो ज़्यादातर जो डॉट्स मिले वो आपको यहाँ पर मिले। तो आपको 1 मिलियन टाइम्स इसकी लोकेशन मालूम करने पर ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स 95% इस जगह पर पाया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन्स 95% इस जगह पे पाया जाता है, लेकिन 2 to 3% है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे शेल से बाहर भी पाया जा सके, एंड 1-2% यहाँ पे चांसेस है ये शेल के अंदर वाले साइड पर भी पाया जा सके, लेकिन 95% क्या ये यहाँ पर इस दायरे के अंदर होगा। आपको प्रोबेबिलिटी पता चल के भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकता है, क्यों आपने अगेन एंड अगेन एक्यूरेसी के लिए वो जो आपके पास मेजरमेंट थी, आपने जो एक्सपेरिमेंट था उसको रिपीट करना शुरू कर दिया अगेन एंड अगेन। जैसे ही आप एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। यू कैन नॉट नो फॉर श्योर वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज एंड वेयर इट गोज नेक्स्ट। आप पता नहीं कर सकते अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है और आगे कहाँ जाएगा 100% विद एक्यूरेसी 100%। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू ड्रा द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। आप ऑर्बिट बना ही नहीं सकते, भाई ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। In hydrogen, the electron has the potential to exist anywhere in the spherical region around the nucleus. ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये स्फेरिकल रीजन है 3D। ये न्यूक्लियस यहाँ पे बीच में बनाता हूँ, यहाँ पे 95% चांसेस है। अगर आप किसी को नोट डाउन करना चाहो ना भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, 95% चांसेस इस स्फेरिकल रीजन के अंदर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ,
or whatever you want of the time, the electron will be in relatively simple region of space close to the nucleus called an orbital. और बहुत कम चांसेस होंगे यहाँ पर इस छोटे से स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सके, 5% चांसेस होंगे वो क्या हो, यहाँ पे करीब हो, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब हो। 95% यहाँ पे पाया जाएगा, मे भी ये अंदर वाले न्यूक्लियस के करीब पहुँच जाए, 5% चांस हो। आप नोट डाउन करो, आप देखो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आपको मे भी न्यूक्लियस के करीब मिले, लेकिन 95% ऑफ द टाइम्स आपको जहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है वहाँ पर ही होगा। The electron will be in relatively simple region of space close to the nucleus called an orbital. An orbital is the region of space where the electron lives. Orbital क्या है? Orbital एक 3D 3 dimensional space है, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है। सही बात। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। लेकिन ये गलत है, ऑर्बिटल जगह नहीं है भाई, ऑर्बिटल स्पेस नहीं है। हमारी किताबें ये रॉन्ग चीज लिखती हैं। ऑर्बिटल कोई स्पेस नहीं है, कोई रीजन नहीं है। ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन है। ऑर्बिटल क्या है? एक फंक्शन है। आप एक फंक्शन को एक स्पेस कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कहूं कोस थीटा, कोस थीटा एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ये आपको क्या बताता है? ग्राफ होता है इसका, 0 पर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है मैक्सिमम 1, इसका कुछ ऐसे ग्राफ होता है। अब ऐसा आप ग्राफ को स्पेस कैसे कह सकते हैं? ये वैल्यूज होती हैं, ऐसे ग्राफ बनता है, आपने इसको ग्राफ किया, प्लॉट किया। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का फंक्शन है जो कि आपको वैल्यूज देता है। अब उस वैल्यूज के ऊपर आप उस कुछ कैलकुलेशन करके प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं। ऑर्बिटल क्या, वो ऑर्बिटल खुद भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, उस ऑर्बिटल के ऊपर भी आप कुछ ऑपरेशन करते हैं, उसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, मतलब उसको वैल्यू को पॉजिटिव बना देते हैं, नेगेटिव को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम एज्यूम करते हैं नेगेटिव नहीं है। फॉर सपोज -5 आपने एज्यूम किया ये -5 नहीं है, इसको +5 एज ट्रीट करो, तो हम ऐसा बना देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं उस वैल्यू को। कुछ फंक्शंस लगा के हमें पता चलता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जा सकता है। ऑर्बिटल भाई कोई स्पेस नहीं है। हमारी किताबें गलत लिखती हैं, हमारी किताबें एक्यूरेटली गलत लिखती हैं। आप फर्स्ट ईयर की किताबें लिख लो, पूरे पाकिस्तान बोर्ड्स की किताबें लिख लो, पूरी गलत बात लिखी जाती है यहाँ पर, रॉन्ग है कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल स्पेस भाई आप जाके बैचलर्स की इंटरनेशनल बुक्स जाके उठा लें, अच्छी कोई किताब उठा लें, वहाँ पे आपको ऑर्बिटल एज ए फंक्शन मिलेगा, वेव फंक्शन। इट्स अ पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या है भाई? ये एक बहुत बड़ी बला है। वेव फंक्शन एक, ये आप त्रिशूल समझ लो इसको, अगर आप हिंदू हो तो त्रिशूल हिंदू पता होगा, बट ये त्रिशूल नहीं है, दिस इज अ स्पेशल थिंग। ये एक बहुत खतरनाक लेवल की चीज है। आपको अगर समझना है ना इस चीज को, तो इंटर तक ये आपके कंधे में नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इंडियन बुक्स के अंदर क्लास 11 के अंदर इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन है। हमारी बुक के अंदर इंटर तक ये साइन भी आपको नहीं नजर आएगा। देन दिस वाज द टोटल थिंग। लुइस डी ब्रॉय, a French physicist in 1924 proposed dual nature, dual की spelling wrong है, nature of electron. He suggested subatomic particle like electrons can exhibit both particle like and wave like behavior. His idea opened the door for new possibilities in understanding behavior of subatomic particles. This concept made a significant contribution to the development of quantum mechanics. In 1927, Davison and Germer experimentally confirmed de Broglie hypothesis that electron has wave-like behavior.
दिस डिस्कवरी लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। तो भाई ये यहाँ तक क्या कहता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन मैटर वेव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ा बताया था, ये क्या भला होती है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। यही बात यहाँ पे की जा रही है। 1924 के अंदर आपके पास डे ब्रोय आया, डी ब्रोगली भी जिसे कहा जाता है, लेकिन डी ब्रोय भी कहा जाता है, डी ब्रोय। इसने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया, इसने कॉन्सेप्ट दिया वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी का। इसने कॉन्सेप्ट दिया भाई इलेक्ट्रॉन को, जिस आप इलेक्ट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल के सब एटॉमिक कट करो उसको, जिस इलेक्ट्रॉन को आप एज ए मैस ट्रीट करके ऑर्बिटल्स के अंदर, ऑर्बिटल सॉरी गलती बात है, स्पेस के अंदर 3D शेल्स के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये हकीकतन एज ए वेव डील करता है, ये हकीकतन एज ए वेव डील करता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रॉन की एक वेव नेचर होती है जो कि इसको गाइड करती है, जो कि इसको गाइड करती है भाई आगे कहाँ जाना है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, या इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहता है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी ये जो वेव है, ये करता धरता है, ये गाइड करेगी, ये आपको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इशारा देगी, इंडिकेशन देगी भाई अब कहाँ जाना है। इट गाइड्स इलेक्ट्रॉन वेयर टू लैंड, कहाँ जाके लैंड करना है। तो यही डे ब्रोय हाइपोथेसिस थी 1924 के अंदर कि भाई इलेक्ट्रॉन एज ए वेव डील करता है। अब जिस पार्टिकल को आप एज ए, जो आप लगा रहे हैं फंक्शंस पार्टिकल के जैसे, भाई जैसे आप पार्टिकल की तरह डील कर रहे हैं, मैस हैं ये वो, सारी इक्वेशन आप लगा रहे हैं मैस पर, लेकिन ये तो गलत है, ये तो मैस ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद श्रोडिंगर ने अपना मॉडल आया, पेश किया, श्रोडिंगर्स एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर इसने इस इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट किया एंड इसके लिए वेव फंक्शन बनाए, या वेव फंक्शन बनाने की कोशिश की। किन लोगों के साथ बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेव को स्टडी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी वेव कैसे बिहेव कर रही है, ये मैस थोड़ी है, ये तो वेव है। 1927 के टाइम के अंदर ये चीज़ें काम में आई, वेव फंक्शन बना, अंडरस्टैंड किया, ये तो वेव की तरह बिहेव कर रही है। तो पुरानी वाली जो बातें थी उसने हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ग्रोथ के अंदर बड़ा हेल्प किया। बाद में पता चला भाई ये तो अलग भला है, हम जिसको मैथ समझ रहे थे वो तो निकली आपके पास वेव। तो इस ये जो वेव एसोसिएटेड है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो वेव है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, मेस के साथ, यानी मेस के अंदर, मेस के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको मैटर वेव। मेस क्या होता है, मैटर, तो इसलिए इसको कहा जाता है मैटर वेव। ये थर्ड टाइप ऑफ वेव होती है, यही बात थी इसकी। और इसको एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था 1927 के अंदर, जिसने इस इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर को प्रूव किया। एक एक्सपेरिमेंट किया था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जिसको आप पढ़ेंगे इंटर में जाके। उसके थ्रू हमें पता चला ये वाकई इलेक्ट्रॉन एज ए वेव डील करता है। जबकि 1927 के अंदर ये प्रपोजल था, उसने प्रपोज किया, देन लोगों ने इसकी बात में दम था, इस प्रपोजल को यूज किया और आपके पास जो आंसर्स आ रहे थे वो सही आ रहे थे। तो यही बात थी हमारे पास स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एंड डे ब्रोय हाइपोथेसिस की। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देन उसके बाद सिंपल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड देन न्यूक्लियर फोर्स। आपको नो हाउ हुआ होगा कि जो चीज़ हम समझ रहे थे वो वैसी थी नहीं, एंड कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है एक इलेक्ट्रॉन, एक स्ट्रक्चर को समझने के अंदर। तो इन एटम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े हमें। इन एटॉमिक मॉडल्स आर टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एक एटम कैसे बिहेव करेगा,
ये एक क्या है, आपके पास एटॉमिक मॉडल बताएगा। अब वो कैसे रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेगा ये आपको बताएगा। Any atomic orbital helps us to understand the structure of an atom. An atomic model is not a physical model but represent a conceptual imagination. This helps to explain experimental observation of atomic behavior. ये फिजिकल मॉडल नहीं है कोई आपको एक चीज बिल्कुल नजर आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को देखना इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन को देखना इम्पॉसिबल है। देखें यहां पर ये है, इस इलेक्ट्रॉन को जो देखना है, देखना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, आपको पता नहीं है, आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते इसको। आप खींच खांच से एटम्स को देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते। तो अंदर कैसे न्यूक्लियस बिहेव कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो आप इसको कुछ प्रपोजल दे सकते हो। आप थ्योरीज को प्रपोज करते हैं, आप इमेजिन करते हैं, अपनी नॉलेज के ऊपर इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग। इमेजिनेशन करते हैं कि ये चीज कैसे बिहेव करेगी। ओके, डेट्स वाई ये जुमला हमें यहाँ पे मिला हुआ है। टू अंडरस्टैंड एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ एटॉमिक बिहेवियर, ये हमें अंडरस्टैंड करवाती है जो हमने एक्सपेरिमेंट्स दिए एटॉमिक बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन को हमें एज ए वेव ट्रीट किया, बताएगा भाई कैसे कर रहा है, ये रिएक्शन ऐसे चल रहा है, ये क्यों रिएक्ट कर रहा है, हमें मॉडल बताएगा भाई इसको बैलेंस होना है, इसको स्टेबल होना है। द एटॉमिक मॉडल गिव्स अस अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटी। ये कॉम्प्लेक्स रियलिटी है, मैंने आपको शुरू में बताया कॉम्प्लेक्सिटी में आ गई बात। एटॉमिक मॉडल उसको सादा इजी करके आपको बताएगा। As research and technology progress, scientists continue to improve our knowledge in atomic models. जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, हमें न्यू पार्टिकल्स के बारे में पता चल रहा है। हिग्स बोसॉन्स, क्वार्क्स तो हमें बहुत पहले पता चल गए थे, हमें हिग्स बोसॉन्स का पता चला, उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमें न्यू चीज़ों के बारे में इल्म मिलता जा रहा है। अ सिंपल व्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इन द सेंटर, ठीक है। It contains protons and neutrons. Protons and neutrons are collectively called nucleons. Okay. एक बात बताओ, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें ये पता चला, तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हमें पता चला, वो जो गोल्ड फाइल वाला एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमें पता चला कि ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर पाया जाता है, एटम के सेंटर के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अब बाद में हमें पता चला इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहली चीज पाई जाती है वो होती है प्रोटॉन। प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज जो पाई जाती है इसके अंदर वो होता है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। और इन दोनों को कलेक्टिवली, इन दोनों का हमें नाम पता है। न्यूक्लियस के अंदर जो दोनों चीजें पाई जाती हैं इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर दाएं बाएं घूम रहे हैं, ये शेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर इन द शेल। ये शेल्स के अंदर है, ठीक है। ये हमारे पास गुफ्तगू थी। अब नीचे बात कही जा रही है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मैसिव पार्टिकल्स। द mass of electrons is so small, so in practice the mass of an atom is concentrated in the nucleus.
अब इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास पता है आपको कितना होता है? आप नोट कर लो इस बात को, mass of one proton is 1836 times of one electron, यानी एक प्रोटॉन 1836 टाइम हेवी है इलेक्ट्रॉन से। अब अगर आपके पास एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना हुआ भाई? ना होने के बराबर हुआ। और एक न्यूट्रॉन का जो मास है पता है कितना है? एक न्यूट्रॉन का इस 1839 टाइम्स, मेरे ख्याल से 1839। इस फिगर को बराए मेहरबानी कंफर्म कीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। 1839 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है भाई, तो आप इसको लो ही नहीं ना। एक 100 किलो का बंदा है, उसका 10 ग्राम वजन बढ़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? यही चीज यहां पे चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन के जो मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, इज सो स्मॉल। दैट्स व्हाई वी इग्नोर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या मास दिया जाएगा यार? तो इससे हमें पता चला जो एक एटम का जो मास होता है वो कहां पर पाया जाता है? तो एक एटम का जो मास होता है वो पाया जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास माना जाता है। एटम्स मास इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक न्यूक्लियस ही होता है जो मास डिसाइड करता है एक एटम का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि बोर के मॉडल के अंदर हमें पता चला कि भाई, हमें रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर पता चला, ये एक दिस इज एन पाथ, ये बीच के अंदर पाया जा रहा है न्यूक्लियस। अराउंड हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। ये क्यों घूम रहे हैं? इनके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ये एक फोर्स थी हमारे पास, ये आपको बताया। लेकिन यहां पे आ रही है न्यूक्लियर फोर्स। एक बात मैंने आपको बताई हो, पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को रिपेल करते हैं, नेगेटिव अपने आप को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। इससे ये बात है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस। और इससे ये बात आई, जो लाइक चार्जेस हैं वो अपने आप को रिपेल करते हैं, ठीक है। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, इलेक्ट्रॉन को एक शेल के अंदर दूर दूर होकर भी रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को। अब जब मैं बचपन में होता था, जब मैं पढ़ता था, मुझे ये सवाल आता था कि सर ये न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लस ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गए हमारे पास छोटे से नन्हे मुन्ने से न्यूट्रॉन्स। तो सर ये इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल करीब पॉजिटिव चार्ज चिपके हुए हैं। ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, बेटा, वो ज्यादा है। वो क्या है? ज्यादा है। एज कंपेयर टू दिस,
इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये साथ क्यों है, ये साथ कैसे हैं, सवाल आता है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स पाई जाती है, एक फोर्स पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यही फोर्स है जो उनको चिपका के बैठी है आपस में, यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो उनको एक साथ करके बैठी है। इनके जो रिपल्जन वाली फोर्स है उससे कई गुना ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।